So, hello and welcome, friends, to our YouTube channel BioMinds, and welcome back to our lecture series. It's an lecture number 2 of our lecture series of chapter number 2, that is microorganisms. So, सबसे पहले हम आज देखने वाले जो पार्ट रह चुका था फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो पार्ट रह चुका था। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा। उसके बाद में फ्रेंडली माइक्रोब्स में से जो एक माइक्रोब आता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही बनाने में काम आता है, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी उसके बाद में और एक जो माइक्रोब है जिसका नाम है ईस्ट, जो एक प्रकार का फंगस है। ये कैसे फ्रेंडली माइक्रोब होता है वो अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट क्या होता है, कि ईस्ट क्या है? क्या ईस्ट गुलाब जामुन है, क्या जलेबी है, क्या फाफड़ा है? वो ऐसा कुछ है नहीं। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? इट्स एन फंगस यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक एंड इडलीज। ये एक फंगस होता है, पर ये आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, ये फ्रेंडली रहेगा, यूजफुल रहेगा। कैसे देखते हैं इसमें। सो ईस्ट क्या है? इट्स एन टाइप ऑफ फंगस और माइक्रोब, और इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक एंड इडलीज। इसका काम क्या होता है? ये ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, वो जो केक होता है ना बर्थडे पे वो कैंडल लगाकर हम कैंडल फोड़ते हैं, केक खाते हैं, तो उसी में। उसके बाद इडलीज, इन चीज़ों में बनाने के लिए इसका काम होता है, ब्रेड, केक और इडली। केक, बर्थडे केक। सो ईस्ट क्या है? इट्स एन टाइप ऑफ फंगस यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक एंड इडलीज। उसके बाद में अभी एक प्रोसेस है जो एक आपके एनसीईआरटी की बुक में दी है, कि वो प्रोसेस हम देख लेंगे कैसे होती है और समझेंगे भी। ये चाहे तो आप घर पे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा दुकान पर जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से, अभी तो बारिश चालू है, और अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि मैं दुकान पर जाऊँ ब्रेड लेकर आओ, तो आप बना सकते हो, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने के लिए। ओके, पर ज़्यादातर घर में बनाने के टाइम ये थोड़ा सा डिफेक्ट प्रॉब्लम होते हैं बनाने के वक्त। सो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। इससे अच्छा है कि आप दुकान पर जाओ, ब्रेड लेकर आओ। फिलहाल हम ये देखेंगे ब्रेड बनाए कैसे जाती है। ओके, वो खाने वगैरह की बात बाद में कर लेंगे, पहले ये देखते हैं कि ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है? फ्लोर, मतलब पिसा हुआ आटा। आटे के दो टाइप्स होते हैं, एक पिसा हुआ होता है और एक गूंदा हुआ होता है। गूंदा हुआ जो आटा रहेगा उससे कहा जाएगा डो, DOUGH, और जो पिसा हुआ आटा रहेगा पाउडर के फॉर्म में जो आता है उसे कहा जाएगा फ्लोर या फ्लावर, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहे वैसे कर सकते हैं, पर एग्जाम में स्पेलिंग याद रखो, FLOUR। सो आपको फ्लावर लेना है, उसके बाद शुगर लेना है, वार्म वाटर लेना है, इसको मिक्सअप करना चालू कर देना है। और जब आप मिक्सअप करेंगे ना इस चीज़ों को, तो तभी आपको क्या ऐड करना है? ईस्ट। ईस्ट जो है पाउडर के फॉर्म में भी आता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखो मैंने उसकी फोटो भी दिया है आपको, पाउडर के फॉर्म में आता है ईस्ट। सो जब आप ये पूरा की पूरा मिक्सचर फ्लोर का, शुगर का और गुनगुने पानी का जब आप ये मिक्सअप करेंगे बाउल के अंदर, तो उसी वक्त आपको क्या करना है? ईस्ट उसके अंदर ऐड कर देना है। क्या करना है? ईस्ट उसके अंदर ऐड कर देना है और उसको गूंदना है आपको। और जब ये गूंदा जाएगा तो इसे कहा जाएगा डो। गूंदा हुआ आटे को जो हम कहते हैं उसका नाम है डो, DOUGH। सो इसको कब तक गूंदना है हमें? जब तक वो जो डो है सॉफ्ट ना बन जाए, मुलायम ना बन जाए, तब तक आपको उसको गूंदते रहना है, मलते रहना है। सो मलने के बाद में, गूंदने के बाद में इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। मतलब जो बॉल में अपने कहाँ पर भी आपने जहाँ पर भी आटे को गूंदा है उसको वापस से एक प्लेट वगैरह में रख दो बड़े से, उसके ऊपर कुछ दूसरी प्लेट ऐसे रख दो, कवर कर दो, ताकि वो आजू बाजू की धूल वगैरह, कुछ कीड़े वगैरह होंगे तो उसमें जाए ना, कुछ गिरे ना उसके अंदर, सुरक्षित रहे, इसलिए उसको ढाँप के रख दो। और 2 से 3 घंटे आपको उसको कवर करके रखना है। 2 से 3 घंटे के बाद जैसे आप प्लेट को ऐसा खोलेंगे, कवर हटाएंगे, तो आपको जो वो डो जो है वो आपको प्लफी फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा स्वेलअप हुआ दिखेगा। अब वो स्वेलअप होने की वजह क्या है? जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर हमने ईस्ट डाला था। ईस्ट एक माइक्रोब होता है और ये लिविंग थिंग होता है। तो उसके अंदर डालने के बाद में ईस्ट जो है लिविंग थिंग होने की वजह से ये रेस्पिरेशन करेगा, सांस लेगा, और उस दौरान रेस्पिरेशन के वक्त अपने बॉडी से एक गैस रिलीज करता है ईस्ट,
जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जैसे कि अगर आपको सिंपल सा समझना ही है कि आप एक बलून ले लो और उसके अंदर एयर ब्लो करो, वो बलून फूगेगा ना। तो वो जो स्वेल अप होने की सिस्टम है वो क्यों हुई, क्योंकि उस चीज के अंदर हमने गैस डाला है। इन द सेम वे जब ईस्ट एक डो के अंदर होता है, तो जैसे उसका रेस्पिरेशन चलता है, वो जब सांस लेता है, इनहेलेशन करता है, एक्सहेलेशन करता है, उस वक्त उसके बॉडी से गैस रिलीज होता है और उस गैस का नाम है CO2। अब जैसे वो गैस बाहर निकलता है और जाने में शायद से उसको बाहर वो जा नहीं पाता है, इसीलिए वो जो जगह है वो स्वेल अप हो जाती है, और वो जगह जो होती है वो आटा होती है, उसमें वो ऐसा ट्रैप हो जाता है और वो आटा जो है स्वेल अप हो जाता है। इस वजह से उस स्वेल अप होने की वजह से जैसे ही हम उसे ब्रेड बनाने में देते हैं, तो वो जो ब्रेड है फ्लफी बनता है, FLUFFY। फ्लफी जो होता है, फ्लफी का मतलब होता है फूला हुआ। ये फूला भी हुआ भी होता है और थोड़ा सा मुलायम भी होता है। आप ताज़ा ब्रेड कहीं से बेकरी से लेकर आओ, आपको वो थोड़ा सा मुलायम दिखेगा। और जो पाव वगैरह आते हैं ना, चाय में डुबा के खाते हैं हम, तो वो पाव भी थोड़े से जब आप नए नए लाते हो, ताज़े लाते हो, तो फूले हुए होते हैं। उसकी वजह है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है अपने बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे उस आटे के अंदर, गूंदे हुए आटे के अंदर, इसलिए वो स्वेल अप हो जाएंगे। और जब हम उसे बनाएंगे, उससे पाव बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो वो जो है वो फूला हुआ रहेगा, और उस फूले हुए को इंग्लिश में कहा जाता है प्लफी। सो जो प्लफीनेस है उस ब्रेड को आया है ईस्ट की वजह से। और उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आटा रहेगा, जो भी डो रहेगा गूंदा हुआ, उसको बाद में जो बेकरी वाले होते, बेकर्स जो होते, ब्रेड बनाने में यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से ब्रेड बनाया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए हमको कुछ मटेरियल लगता है, जैसे कि फ्लोर, पिसा हुआ आटा, शक्कर, पानी, और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगती है ईस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। ये हमको ऐड करना है, मिक्सअप करना है, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है कवर करके, और उसके बाद में वो आटा स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद में हम उसके द्वारा ब्रेड वगैरह बना सकते हैं। सो इस तरीके से ब्रेड मेकिंग प्रोसेस थी। ईस्ट क्या था और ईस्ट की वजह से कैसे कैसा ब्रेड बनाया जाता है हमने देखा है। और सिर्फ ईस्ट ब्रेड बनाने के लिए काम नहीं आता है, केक के लिए भी आता है, इडली के लिए भी आता है, और जो पाव वगैरह आते हैं ना, चाय में डुबो खाते हैं, वो भी उसके लिए भी यूज़ होता है। सो इस तरीके से ईस्ट के बारे में था, ईस्ट का कुछ इंट्रोडक्शन था। ईस्ट कैसा ब्रेड बनाने में यूज़ होता है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। So let's have a look at another use of yeast, a friendly microbe. अभी हम देखते हैं कि ईस्ट का यूज और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और ईस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि ईस्ट का यूज होता है ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इडलीज बनाने में, पर अब यहाँ पर ईस्ट का यूज होगा वाइन और बियर बनाने के लिए। जो माइक्रोब की वजह से हम फूड आइटम बना रहे थे, जैसे कि ब्रेड बना रहे थे, केक बना रहे थे, अब उसी माइक्रोब का यूज करके दारू बनाई जाएगी। वाह, बढ़िया है, चलन दो। ईस्ट भी परेशान हो गया कि ईस्ट बोलता है, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं फूड आइटम बनाने में था, ब्रेड में, केक में, पर मुझे आप दारू बनाने में यूज कर रहे हैं। लोग कितने होशियार होते हैं, को उस माइक्रोब को यूज कर रहे हैं जो माइक्रोब में फूड आइटम बना है, उसको दारू बनाने में यूज कर रहे हैं। वाह भाई वाह, उनका तो कोई आइडिया का कुछ तोड़ ही नहीं है। आप क्या कहना, ऐसा माइक्रोब जो फूड आइटम बनाने में था, अब उसकी वजह से दारू बनाए जाएंगे, और दारू का नाम है वाइन एंड बियर। बनाओ,
जो चाहे वो बनाओ, जितना चाहे उतना बनाओ, क्या करेंगे, ये सबके लिए अवेलेबल है। सो अब दारू बनते कैसी वो देखेंगे आप। वीट, बार्ले, राइस और क्रश्ड जूसेस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। अभी क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर वगैरह ले लेंगे, उसमें वीट वगैरह डाल देंगे, जो भी ग्रेन डालना है आप डाल देना है आपको, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, कुनकुना पानी, वार्म वाटर, और उसके अंदर ईस्ट को ऐड किया जाएगा। अब ईस्ट को ऐड करने के बाद में ये ईस्ट जो है इस ग्रेन्स के अंदर एक शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, क्योंकि वो बाहर से डाली नहीं जाती, इसलिए उसको नेचुरल शुगर कुदरती तौर पर आती है उस ग्रेन्स के अंदर। उस ग्रेन्स की जो शुगर है उसको ये जो ईस्ट है कन्वर्ट कराएगा अल्कोहल के अंदर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे लैक्टोबैसिलस शुगर को कन्वर्ट करा रहा था एसिड के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब ये जो माइक्रोब है ये शुगर को कन्वर्ट तो कराएगा, पर एसिड के अंदर नहीं, अल्कोहल के अंदर। तो इन द सेम वे बेटा, इस जो है इस तरीके से अल्कोहल, जिसके एग्जाम्पल है वाइन और बियर, ये बनाने में काम आता है। सो ईस्ट को क्या करते हैं, ग्रेन्स है, ग्रेन्स के ऊपर डाल देते हैं, उस ग्रेन्स में पानी डाला जाता है, बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर पानी लेंगे, ग्रेन्स डालेंगे, और ग्रेन्स डालने के बाद में ईस्ट डाल देंगे। तो ईस्ट क्या करेगा, जो इस ग्रेन्स की शुगर रहेंगे, नेचुरल शुगर, उसको कन्वर्ट कराएगा अल्कोहल के अंदर, और इस तरीके से बनेंगी अल्कोहल, जो कि एग्जाम्पल है वाइन और बियर। तो इस तरीके से अल्कोहल बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। और ये जो प्रोसेस है जहां पर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज एन प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड और अल्कोहल। याद रखो, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर शुगर को एक तो एसिड में नहीं तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज नथिंग बट एन प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड और अल्कोहल बाय माइक्रोब्स। कोई भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने लैक्टोबैसिलस डाला है तो एसिड बनेगा, और अगर आपने ईस्ट डाला है तो उससे बनेंगे अल्कोहल, और ये जो प्रोसेस है इसका नाम है फर्मेंटेशन। ओके, तो इस तरीके से ईस्ट का हमने एक दूसरे प्रकार का यूज देखा है कि कैसे ईस्ट वाइन और बियर बनाने में काम आती है, और जो बनाने की प्रोसेस जहां पर अल्कोहल बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। तो इस तरीके से ईस्ट के यूजेस और फर्मेंटेशन क्या होती है वो हमने देख लिया है। सो सम रिमेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंडली माइक्रोब्स देखते हैं। थोड़ा सा रिमेनिंग इंफॉर्मेशन तो रह चुकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। So yeast is an important source of vitamin B complex. yeast क्या है, एक सोर्स है, जरिया है। सोर्स का मतलब होता है अगर कुछ किसी जगह से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ जरिया है, तो उसे सोर्स कहा जाता है। So yeast is an important source of vitamin B complex. yeast की वजह से आपको विटामिन बी मिलेगा। नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ टी लीव्स। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से चाय के जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होते हैं, वो राइपन होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। सो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं इस नेचर में जिनकी वजह से टी लीव्स का राइपनिंग होता है, और उस राइपनिंग की वजह से ही उनको कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर भी मिलता है। मतलब देयर आर सम बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ टी लीव्स एंड विच गिव्स टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर, और उसी की वजह से उस टी को कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर भी मिलता है। अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए अगर समझना कि कौन सा बैक्टीरिया है कि बाबा जिसकी वजह से टी लीव्स का राइपन होता है, मतलब फुल्ली मैच्योर होती है, डेवलप होते हैं, तो याद रखना है तो रखो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बुक में आपके नहीं है, तो अगर याद रखना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस मेगाटेरियम। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि टी लीव्स को राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बुक में नहीं है इसका नाम लिखा हुआ, पर अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सो योगा बैक्टीरिया के बारे में
while some fungi are used in manufacturing of citric acid, oxalic acid due to their fermentation property। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कुछ कुछ फंगस में एक प्रॉपर्टी होती है फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी। फर्मेंटेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इसके अलावा भी जिनकी फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी यूज की जाती है सिट्रिक एसिड बनाने में और ऑक्जेलिक एसिड बनाने में। इसलिए मैंने आपको फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन दिया वो कंबाइनली डेफिनेशन दिया, एक डेफिनेशन नहीं दिया आपकी बुक की वजह से। जो आपकी एनसीईआरटी का बुक है ना उसमें एक ही डेफिनेशन है, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब ऐसा होगा जिसमें शुगर को एक तो एसिड नहीं तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सो व्हाइल सम फंगाई आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड है, अल्कोहल नहीं है सिट्रिक एसिड है। सो मतलब फर्मेंटेशन की वजह से एसिड भी बन रहा है और उसी फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी की वजह से कुछ फंगस के बनाए जाते हैं सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों भी एसिड है और कुछ फंगस के फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी की वजह से बनाए जाते हैं। अब कौन से फंगस है, ये भी दो फंगस का आपकी बुक में नाम लिखा हुआ नहीं, याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रही, कुछ नेशनल लेवल एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ईजी जाएगा आपको। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको करना है वो करो। पर अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दो फंगस के नाम भी लिखा है। जैसे कि सिट्रिक एसिड बनाना है तो उसके लिए एस्परजिलस की मदद ली जाती है। बाहर अगर आर्टिफिशियल तरीके से फर्मेंटेशन करके बनाना है सिट्रिक एसिड तो उसके लिए एक फंगस आता है जिसका नाम है एस्परजिलस। इतना ही याद रखो, रखना है तो, नहीं रखना है तो मत रखो, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद में नेक्स्ट जो एसिड है उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड बनाने में काम आता है फंगस, उसका नाम है एक्टोमाइकोराइजल। एक्टोमाइकोराइजल एक तरीके का फंगस है जिसकी वजह से ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। और एस्परजिलस एक प्रकार का फंगस है जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड बनेगा। सो ये थोड़ी सी रह वाली इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दिया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोब्स के और क्या क्या यूज हो सकते हैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे या फिर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो पहला जो यूज है माइक्रोब्स का वो है इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की ये फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। अभी फर्टिलिटी का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस समथिंग और कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द ग्रोथ। मतलब फर्टिलिटी का मतलब ये रहेगा कि एक ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी चीज़ की ग्रोथ को सपोर्ट किया जाएगा या फिर किसी चीज़ को बनाया जाएगा, उसे कहा जाएगा फर्टिलिटी। इफ समवन एबल टू मेक समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हैव फर्टिलिटी। या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे फर्टिलिटी या फिर फर्टाइल। So there are some microbes or microorganisms which are helpful in increasing the fertility of soil। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और उसमें से एक जो नाम आता है वो नाम है राइजोबियम। ये एक प्रकार का बैक्टीरियम होता है, माइक्रोब होता है। सो ये कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है वो देखो। ये क्या करता है बेटा, ये सबसे पहले सॉइल में प्रेजेंट होता है। इट्स एन माइक्रोब विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। और इन द सॉइल में कहाँ होता है ये, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ये सॉइल में प्रेजेंट रहेगा या फिर किसी प्लांट के लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट रहेगा। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में एक गैस होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन, और उस गैस को प्लांट डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है, उस गैस को, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि गैस है उसको कन्वर्ट कराता है एक यूजेबल फॉर्म में। उस यूजेबल फॉर्म का नाम है नाइट्रेट। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझना चाहें, डैम का पानी होता है, रिवर का वो पानी होता है, इसे हम डायरेक्टली जाकर पी नहीं सकते हैं, डायरेक्टली जाकर इसे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये आएगा हमारे फिल्ट्रेशन सेंटर पे फिल्टर के लिए, और जैसे फिल्टर होता है फिर ये हमें सप्लाई किया जाता है। पानी वो भी है
और पानी हमारे घर में जो आ रहा है वो भी है, पर हमारे घर पर जो आया है वो फिल्टर पानी, फिल्टर वाटर है, और वो अगर हम पिएंगे वो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म है, वो हमारे लिए ड्रिंकेबल फॉर्म है। इन द सेम वे जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है वो नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है, प्लांट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराता है यूजेबल फॉर्म में, और उस यूजेबल फॉर्म का नाम है नाइट्रेट। और इसी यूजेबल फॉर्म की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है या फिर मिनरल होता है, और ये जो है ये प्लांट में लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स थ्रू सॉइल। ये सॉइल में कन्वर्शन होगा, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको राइजोबियम बैक्टीरिया लेंगे और ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये उसको कन्वर्ट कराएंगा नाइट्रेट के अंदर, और ये सभी प्रोसेस चलती है सॉइल के अंदर। और सॉइल में जैसे ही नाइट्रेट बन गया तो जैसे ही रूट्स पानी को खींचते हैं उस पानी में ये नाइट्रेट भी उनके रूट्स में आ जाता है, और जैसे ही उनके रूट्स में आ जाता है पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है। और नाइट्रेट क्योंकि एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। That's why it is they are saying that it increases the fertility of soil। अगर आप सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हो तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो किसी के ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। इन द सेम वे ये नाइट्रेट अगर सॉइल के अंदर बनेगा तो ये न्यूट्रिएंट है, और जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, वो किसी के ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएंगे जैसे कि प्लांट्स को। उसके बाद में इस बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ और अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो देयर आर सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी इन द सॉइल दैट कैन एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, एंड देयरफॉर दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब बायोलॉजिकल क्यों कहा गया है? देखो, जब भी वर्ड बायो आता है उसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब BIO का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जैसे कि बायो डेटा, बायो मतलब किसी लिविंग थिंग का डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है। इन द सेम वे बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है किसी लिविंग थिंग्स के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फिक्स किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है नाइट्रेट के अंदर, इसलिए इसको कहा जा रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। The one who fixes are called as fixers. The one who runs are called as runner. In the same way, if any living things able to fix the atmospheric nitrogen, then the process is called as, or that microbes are called as biological nitrogen fixers. So इस तरीके के कुछ यूज था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें पहले हेडिंग थी इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी कैसी बढ़ाई जाती है? थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपल मतलब होता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, जो कि सुटेबल फॉर्म है, यूजेबल फॉर्म है, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। सिंपल तरीके की प्रोसेस है जहाँ पर एक गैस कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट के अंदर। इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उस माइक्रोब का नाम था, और उस माइक्रोब को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो भी मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया।